इधर की तरफ है, P की डायरेक्शन इधर आ रही है और Q की इधर आ रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सिंपल लाइन थोड़ी है कि हम कहें कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल थीटा है। वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है हमें। तो एक P वेक्टर डायरेक्शन किधर जा रही है, उधर की तरफ। P वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन देखो, वो तो उधर जा रही है ना, और Q उधर जा रही है। तो इसका मतलब P और Q के बीच का एंगल ये वाला बना, पाई माइनस थीटा। तो अब हम इसमें ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस अगर लगा दें तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना। और ये आ गया BC जो है हमारे पास Q है और AB हमारे पास P है और AC हमारे पास Q/2 है, यानी Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहां से आपके पास P की वैल्यू आ गई √3/2Q। ये P की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ। अब अगर हम यहां देखिए cos थीटा देखें, डबल चेयर कर छोटे वाली, cos थीटा क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो तो हो गया यहाँ पर P और हाइपोटेन्यूज हो गया Q, और P की वैल्यू तुमने निकाली P/2 Q/Q √3/2, यानी कि cos 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा जो आया आपके पास वो 30 डिग्री का आया। तो P और Q के बीच का एंगल कितना बना, P और Q के बीच का एंगल बिटवीन P एंड Q वो तो 180 माइनस थीटा बन रहा है, पाई माइनस थीटा 150 डिग्री का बना। भाई तो हमारा क्वेश्चन ये था कि P और Q दो वेक्टर हैं जो किसी एंगल पर एक्ट हो रहे हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया, पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया, दोनों के बीच में थीटा एंगल बना दिया। लेकिन हमने ये बताया कि P की जो डायरेक्शन है वो इधर आ रही है और Q की इधर आ रही है, तो P और Q के बीच का एंगल थीटा नहीं होगा बल्कि ये होगा पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अब ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से अगर ये दो वेक्टर हैं ए बी और बी सी, तो इसका रिजल्टेंट तीसरी साइड देती है, तो थर्ड साइड है ए सी, वो रिजल्टेंट दे रहा है और रिजल्टेंट पी के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन गया, पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी बात उसने कहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ये इस क्यू का आधा है। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल लगा लें, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई Q/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 4 उधर ले गए,
ये बच गया 3q²/4 = p²। तो p की वैल्यू √3/2q आ गई। अब cos थीटा बेस हो गया p, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, केवल बेस का मैग्नीट्यूड p अपॉन हाइपोटेन्यूज q, p की जगह √3/2q, q से q कैंसिल हो गया, √3/2 cos। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई, इसका मतलब p और q के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा 180 माइनस 30 160 डिग्री होगा। अब देखिए दूसरा टाइप, अब इसमें ये जो कल मैंने भेजे थे उसमें है ये लास्ट क्वेश्चन। अब आता है एक्सप्लोजन के ऊपर। रिकॉइल ऑफ गन करा दिया था, तो क्वेश्चन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब करा दिया था, ये भी करा दिया था। अच्छा चलिए, तो कल करा दिया था। अच्छा लिस्ट वाला करा रहे थे, और जो बम वाला हो गया ना, नहीं वो तो ठीक है बढ़िया, तो तुमने कर लिया। अब इसके ऊपर वो क्वेश्चन करा दिया ना 1:1:3, इसका एक बार तो सही है बस, और ये भी हो गया सर। मतलब उससे ज्यादा आगे चल रहे हो आप रिवीजन में। अब देखिए अब आता है इसके बाद दूसरे टाइप की प्रॉब्लम। मान लेते हैं हमारे पास, हमने कहा कि एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग m1 मास की बॉडी से बंधी हुई है, और एक स्ट्रिंग ये है, इसको आपने ले लिया, डायग्राम बना दो। 3 स्ट्रिंग है, ये m1 मास की बॉडी है, ये m2, ये m3। तीन बॉडी, 3 ऑब्जेक्ट 2 स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं F। तो जब आप F फोर्स से इसे खींचेंगे तो क्या होगा, ये वाला ये F फोर्स तो M1, M2 और M3 तीनों को खींचेगा, लेकिन ये इसको खींचेगा P1 टेंशन से, ये इसको खींचेगा P2 टेंशन। तो हमने बताया था P1 कैसे निकालेंगे। P1 ने किन मास को खींचा भाई, इन दोनों रस्सी के बीच में टेंशन आ गई P1, इन दोनों को खींचा इसने, P1 ने दोनों को खींचा है। P1 पुल्स M2 एंड M3। तो P1 निकालने का तरीका क्या है, ऊपर तो M2 और M3 ऐड हो जाएंगे, नीचे टोटल मास आ जाएगा, इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स। अब अगर हम C2 को देखें तो C2 वाले रस्सी में जो टेंशन आई है उसने M3 को खींचा है केवल। C2 पुल्स ओनली M3, तो इसलिए C2 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, C2 ने केवल M3 को खींचा है तो M3 ऊपर आएगा, ऊपर केवल वो मास आता है जो खींचा गया है। P1 टेंशन ने इन दोनों को खींचा है, इसलिए जब आप P1 लिखोगे तो न्यूमरेटर में देन यू राइट न्यूमरेटर M2 प्लस M3, बिकॉज बोथ M2 एंड M3 आर पुल्ड बाई T1। नीचे टोटल मास मल्टीप्लाई बाई टोटल फोर्स, डायरेक्ट आपको आना। सिमिलरली T2 ने M3 को पुल किया है, केवल M3 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल मास इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स।
ठीक है ना। जैसे हमने इसमें कहा क्वेश्चन, ये M1, ये हमने कहा M2, और ये तीसरा ब्लॉक M3 है। ये फोर्स लगाया लो, हमने फोर्स भी किसी एंगल पे लगा दिया 30 डिग्री पे। अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो खींचने वाला फोर्स है वो तो इधर की तरफ ये लेंगे, ये जो फोर्स लगा रहे हैं अब हम, देखो सीधे नहीं लगा रहे हैं बल्कि थीटा एंगल पे लगा रहे हैं। तो अब ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, यानी एफ की जगह एफ कॉस थीटा लेंगे। ये स्ट्रिंग इन दोनों को खींचेगी T1, ये इसको खींचेगी T2। इफ masses are in proportion of 2, 3, 5, जो मासेस हैं वो 2, 3, 5 के प्रोपोर्शन में हैं। कैलकुलेट T1 अपॉन T2। तो पहली बात तो ये फोर्स जो लगाया है ये थीटा एंगल पे लगा दिया। अब आप कौन सा फोर्स काउंट करेंगे, जो इधर की तरफ लग रहा है, एफ कॉस थीटा। तो इसमें सॉल्यूशन बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। पहली बात तो M1 और M2 और M3 का प्रोपोर्शनलिटी 2:3:5 है। इसका मतलब M1 अगर 2M है तो M2 3M हो जाएगा और M3 5M हो जाएगा, क्योंकि मासेस जो है दे आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3, 5। इट मीन्स अगर M1 2M है तो M2 3M हो गया और M3 5M हो गया। अब देखिए T1 कैसे निकालेंगे भाई। M2 प्लस T1 ने किस को खींचा है, M2 को और M1 को, यानी ऊपर M1 प्लस M2 अपॉन टोटल इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स, चाहे कॉस थीटा ही रख ले, यानी कि M1 की जगह 2M, M2 की जगह 3M, नीचे दोनों को ऐड कर दीजिए 10M हो जाएगा। तीनों मास को, तो T1 की वैल्यू आ गई 5M अपॉन 10M इंटू एफ कॉस थीटा, दैट इज 1/2, या 1/2 रहने दीजिए, 5/10 ही रखो, रेशो चाहिए। अब थीटा अगर दिया होता, फोर्स दिया होता तो ये भी कैलकुलेट हो जाता। अब आपको T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 आप कैलकुलेट कर लेंगे। T2 वाले फोर्स ने, T2 ने किसको पुल किया है, केवल M1 को। तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एफ कॉस थीटा, यानी कि, और M1 की वैल्यू है 2M अपॉन 10M एफ कॉस थीटा। तो ये आ गया भाई 1/5। अच्छा 10 ही रहने देना है हमने कहा, तो 2/5 एफ कॉस थीटा। अब बताइए रेशो आ जाएगा इसका, तो उसमें रेशो में
सीधे 5/2 आ जाएगा, 2/10 है, सॉरी। जब आप T1 और T2 का रेशियो निकालोगे तो T1/T2 कितना आ गया, डिवाइड कर लीजिए 2/5। दिस इज द रेशियो ऑफ टेंशन। सर 2.5। तुमने 5/2 कर दिया होगा। ये देखो एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट क्वेश्चन में T1/T2 पूछा है, T2/T1 पूछा है। जैसे हमने इसमें पूछा है, इसमें तो क्लियर दे दिया T1 T2। अब अगर फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन कहते ना, तो अभी रेशियो ऑफ टेंशन का मतलब जो पहले आई है उसको पहले लिखेंगे। क्वेश्चन में T1 पहले दिया हुआ है, T2 बाद क्वेश्चन में मार्क है, तो T1 और T2 का रेशियो मतलब T1/T2 निकालना है। ये मतलब होता है, देख लिया नहीं? अब देखिए ऐसे ही अगर मान लेते हैं ब्लॉक, हमने बताया था कि ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। ये 3 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, और इसको हमने ले लिया M1, इसको हमने ले लिया M2, इसको ले लिया M, और यहां से हम पुश कर रहे हैं F4 से। ये आपका ब्लॉक है A है, ये आपका ब्लॉक B है, ये C है। तो जब आपने इस A वाले को पुश किया तो क्या होगा, A वाले ने B को पुश करेगा, B वाला C को पुश करेगा। तो जब आप A वाले को पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, A वाले ने B को पुश किया, देखो मान लिया कितने फोर्स से किया, F1। ये जो F4 से आपने पुश किया है, ये तो तीनों को मिलाकर के किया है। F4 से जो आपने पुश किया है, ये आपने तीनों को मिलाकर के पुश किया है। बट F1 pushes to B and C with a force F1, और B वाला C वाले को पुश करेगा, मान लिया F2 फोर्स। तो हमें F1 और F2 निकालना है, ठीक है ना। If all A is pushed by force F, how much force pushing force exerts on B and C। सुनो बात नहीं, B और C पर कितना फोर्स लगे। तो अब इसमें क्या है कि हाँ, तो लेट A pushes
अब ए जो है, ए पुशेज बी बाई F1, तो ये बी को ही नहीं पुश कर रहा, बी एंड सी दोनों वो करेगा। ए ने इस F4 से आपने तीनों को पुश किया, अब ये वाला ब्लॉक आगे वाले दोनों को पुश करेगा और ये वाला ब्लॉक इससे अगले वाले को पुश करेगा। तो ये F1 वाले ने किस किस को पुश किया, बी और सी को। तो F1 हम कैसे निकालेंगे, मास बी का मास वही पहले की तरह प्लस सी का मास अपॉन नीचे टोटल मास इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स। सिमिलरली सी वाले को पुश किया है F2 ने, he is pushed by F2, इसलिए F2 की वैल्यू अगर आ रही है तो F2 वाले ने किसको आगे की तरफ पुश किया है, M3 वाले को, इसलिए आप M3 वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल आ जाएगा इनटू अप्लाइड फोर्स टोटल। इस तरीके से हम निकाल। तो ए ने जो पुश किया है वो बी और सी को करा है बाई फोर्स F1। तो जब हम F1 कैलकुलेट करेंगे तो मास जो आएगा वो F1 वाले ने किसको पुश किया, बी और सी को, दोनों को, इसलिए दोनों का मास आया, बी का आ गया M2 और सी का आ गया M3। नीचे आ जाएगा टोटल मास इनटू टोटल अप्लाइड। टोटल अप्लाइड फोर्स था F। सिमिलरली सी को बी ने पुश किया है F2 फोर्स से, बी ने जो फोर्स लगाया है सी पर वो F2, तो F2 जो फोर्स लगा है उसने केवल सी को पुश किया है, इसलिए F2 कैसे निकलेगा, केवल सी का मास आ जाएगा, दैट इज MC अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस MC इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स। ये रूल लगाते हैं। अब आ गया इसके बाद दूसरा सर, पुली के ऊपर आपको पता ही है कि अगर पुली से होकर के कोई रस्सी, कोई स्ट्रिंग पास हो रही है और एक मास M1 यहां बंधा हुआ है, एक मास M2 यहां बंधा हुआ है। M1 भारी है, ये नीचे जा रही है पुली, ए एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रही, और इन दोनों रस्सियों में क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक है, इसलिए टेंशन एक ही आएगी। तो अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, वो डेराइव करना नहीं आना है। ए एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं भाई, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। वो इक्वेशन बनाना का तरीका जो है वो तो पहले बताया था कैसे बनती है, लेकिन अब वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अब तो एक नंबर में टाइम डायरेक्ट फॉर्मूले वाला होगा ना, ड्राइव करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले फॉर्मूला ही ड्राइव करते रह जाओगे। हाँ, अब इस रस्सी में टेंशन, पुली वाले क्वेश्चन पे तो लगेगा
हाँ पुली वाले क्वेश्चन, पुली के लिए ये। अब इस रस्सी में टेंशन जो आई वो कितनी होती है, 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला याद होना जरूरी है। जैसे हमने कहा 2 masses in ratio 2:3 are connected with 2 ends of a string passes over frictionless pulley। दो मास 2:3 में है, दे आर कनेक्टेड विद 2 ends ऑफ ए स्ट्रिंग passes over a frictionless। If tension in the स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो इस 20 न्यूटन, कैलकुलेट मासेस। अगर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है ना। अब इस क्वेश्चन में मासेस का रेशो 2:3 है, तो हम हमेशा देखो, आप फॉर्मूला हमने लिखा है, फॉर्मूले से पता लग रहा है ग्रेटर किसे लिया है हमने, कौन से वाले मास को हम ग्रेटर लेके चल रहे हैं, m1 माइनस m2 है, इसका मतलब m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अब इसमें 2:3 में 3 वाला बड़ा है, यानी कि m1 इज इक्वल टू 3m देन m2 इज इक्वल टू 2 है, ये लिया जाएगा, क्योंकि m1 हमेशा बड़े वाले को लेते हैं। तो 2m और 3m में 3m वाला बड़ा है, इसका मतलब पहले वाले का मास हो गया 3m, दूसरे का हो गया 2m। और इसमें रख दीजिए फॉर्मूले में 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब रख दो फॉर्मूले में वैल्यू। टेंशन भी दे रखी है क्वेश्चन में, टेंशन जो है वो कितनी है 20। m1 की जगह 3m, m2 की जगह 2m, नीचे आ गया 3m प्लस 2m 5m। ये आ गया इंटू जी, जी की जगह 10, तो एक तो कैंसिल हो गया 2, यानी कि 2 इंटू 5m इज इक्वल टू 12m इंटू m। m की वैल्यू कैलकुलेट आ गई, कितनी आ गई 5/6, 6/5 बता रहा हूँ, बताओ कैसे करें 5/6। अब m1 3m है, तो m1 की वैल्यू 3m, यानी कि 3 इंटू 5/6 2.5 किलोग्राम का हो गया m1 मास। और m2 जो है वो आपके पास 2m का था, m की वैल्यू रख दीजिए 5/6, यानी 5/3 किलोग्राम का हो। ये m1 m2 की वैल्यू आ, m1 3m था, m2 2m था, तो ये मासेस की वैल्यू आ गई।
आप कोई सा एक मास पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, बताइए m1 कितना है, कैसे, है ना। सर क्वेश्चन सर लेंदी तो नहीं आया। नहीं लेंदी नहीं होंगे, लेकिन हाँ तुम्हारी प्रैक्टिस कम होगी तो वो भी तुम्हें लेंदी लगेगा। बच्चों की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ फॉर्मूले तक याद नहीं, उसे तो लेंदी लगना। जैसे यही नहीं पता कि टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, एक्सीलरेशन का क्या है, तो फिर क्या करेगा वो, तो बैठ के या तो डेरिवेशन करेगा, और डेरिवेशन में भी वो 4 बार अटकेगा, तो उसको तो एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन के बराबर टाइम लग जाए। यस सर। ये है तो। फॉर्मूला याद होना चाहिए। कल मैंने पेपर भी वो भी भेजे हैं, ग्रेविटेशन के और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन, इसकी फाइल बना के भेजी है ना, उसमें दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। केवल फॉर्मूले ही नहीं है वो, उस फॉर्मूलों के अलावा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है कुछ जो जो जरूरत पड़ सकती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो कल अगर नहीं देखे हो तो आज जा करके उसको ओपन करना फाइल को, उसमें देखना, ठीक है ना, वो आपका वैसे भी काम आएगा आगे। देखिए अब ऐसे ही मान लिया आपसे कह दिया जाए एक ब्लॉक m1 मास का है, एक ब्लॉक m2 मास का है, और ये a g/8 के एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है। ये पुली जो है g/8 के, m1 m2 का रेशियो आ जाएगा। इफ मास m1 मूव डाउनवर्ड with acceleration of g/8, calculate m1 ratio m2। m1 m2 का एक्सीलरेशन रेशियो g/8, g/8 है। तो ए क्या फॉर्मूला होता है भाई, सीधे सीधे फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और यहाँ पे आप g/8 रख देना, आ जाएगा रेशियो m1 m2 का, m1 और m2 का रेशियो आ जाएगा, है ना। m1 प्लस m2 is equal to 8 m1 minus m2, you will calculate m1 ratio m2। अब आता है इसके बाद फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में तो फ्रिक्शन क्या है आपको पता ही है, इसकी ज्यादा डिटेल वीडियो कराने की जरूरत। अब फ्रिक्शन में सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है और अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं,
अब अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, टेंड्स टू मूव।